नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 के इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय उसके अंतर्गत पाठ 2 जो आपका था 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था कॉन्स्टेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 52, सोलिडस क्या है? तो सोलिडस जो रोमन साम्राज्य था उसमें एक सोने का सिक्का था। किस रोमन सम्राट ने कुस्तुनतुनिया नामक नगर की स्थापना की थी? जो कुस्तुनतुनिया की जो स्थापना है वो कॉन्स्टेंटाइन ने की थी। किस वर्ष गोथ लोगों ने एड्रियानोपल में रोमन सेनाओं को पराजित कर दिया? तो ये पराजित कर दिया था 378 ईस्वी में। रोम वासियों ने किस वर्ष पामायरा का कारवां नगर नष्ट कर दिया था? तो ये कर दिया था 273 ईस्वी में। रोमन सम्राटों का सही कालानुक्रम है? तो जो रोमन सम्राट है उनका सही काल क्रम क्या है? सबसे पहले ऑक्टेवियन, फिर टिबेरियस, फिर त्राजान और फिर एड्रियन। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। किस वर्ष विसिगोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया था? तो विसिगोथों ने रोम का विध्वंस 410 ईस्वी में किया। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 59, सही सुमेलित कीजिए। आपको इधर आपको ABCD दिया गया और इधर आपके 1 2 3 4 दिया गया, आपको उनको सही से मिलान करना है। तो जो 1 है आपका लोम्बार्डी लोगों द्वारा इटली पर आक्रमण, तो 1 को आपने 4 से मिलान करना है। तो जो लोम्बार्डी लोग हैं उन्होंने इटली पर आक्रमण किया था 568 ईस्वी में। जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका व इटली को मुक्त कराया, तो इसने मुक्त कराया था 533 से 550 ईस्वी के बीच में। अरबों की कार्थेज पर विजय, तो अरबों ने जो कार्थेज पर विजय वो 698 ईस्वी में प्राप्त की थी। तो आपका इसका 1 से मिलान कर देना। स्पेन पर अरब आक्रमण, तो स्पेन पर जो अरब है आक्रमण है, अरबों ने जो आक्रमण किया था वो किया था 711 ईस्वी में। तो आपका सेकंड इससे मिलान हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी किस वर्ष मक्का छोड़कर मदीना चले गए? तो मक्का छोड़कर मदीना गए थे 622 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। किस रोमन सम्राट ने सोलिडस नामक जो सोने का सिक्का चलाया था? तो ये चलाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। कॉन्स्टेंटाइन ने किस वर्ष ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया? तो ईसाई धर्म कॉन्स्टेंटाइन ने स्वीकार किया था 312 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64, रोमन सम्राटों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक साइड आपके राजाओं के नाम दिए गए, दूसरा उनका शासन करने का जो समय था वो दिया गया है। तो ऑप्शन 1 ऑगस्टस या ऑक्टेवियन जिसको बोला जाता था, तो इसका शासन काल रहा था 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी तक। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। टिबेरियस, टिबेरियस इसके बाद शासक हुए हैं और इन्होंने 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक शासन किया है। उसके बाद शासक कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन का जो कार्य शासन करने का जो काल है वो है 312 ईस्वी से 337 ईस्वी तक। ये भी सही सुमेलित है। जस्टिनियन, और जस्टिनियन का जो काल है वो है 527 ईस्वी से 565 ईस्वी। तो आपका ये भी सही सुमेलित है। ये आपके चारों के चारों सही सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 सारे सुमेलित है, तो ये आंसर हो जाएगा। रोमन सम्राटों के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो कुछ और अन्य जो सम्राट है, रोमन सम्राट है, उनका फिर शासनकाल दिया गया है, तो आपको वो भी देखना है। तो सबसे पहले त्राजान, त्राजान ने जो शासनकाल है त्राजान का वो 98 से 117 ईस्वी, बिल्कुल ठीक है। एड्रियन 117 से 138 ईस्वी, ये भी ठीक है। गैलिनस 253 से 268 ईस्वी, ये भी ठीक है। हेराक्लियस ये 610 से 641 ईस्वी। यानी आपके सारे के सारे सही सुमेलित है। तो ABCD इसका राइट आंसर होगा।
डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ किए जा रहे बर्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो जो डॉक्टर गैलन के अनुसार है कि ऑप्शन नंबर 1, कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल से लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां फैली, बिल्कुल ठीक है। शहरी लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद आगामी आगामी वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेने का रिवाज था, ये भी ठीक है। सर्दियों के लिए बचाकर रखी खाद्यान्न सामग्री की समाप्ति के बाद देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छालें, जड़ें, झाड़ियाँ, गद्दे, पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा, तो ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी ठीक है। रोमन साम्राज्य के शहरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो कुछ और बातें बताई गई है रोमन साम्राज्य के जो शहर थे उनके बारे में, कि रोम एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट थे, नगर परिषद थी और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसके जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई गांव शामिल थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। आमतौर पर शाही अनुकंपा के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा तथा नाराजगी के कारण शहरों को गांव का दर्जा दिया जा सकता था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसी शहर में रहने का यही लाभ था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी, तो ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। जर्मन मूल की किस जनजाति अथवा राज्य समुदाय ने राइन तथा डेन्यूब नदी, तो राइन और डेन्यूब नदी जो रोमन साम्राज्य उसकी उत्तर दिशा में सीमा रेखाएं बनाती थी, तो उसकी सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू किया था 233 से 280 की अवधि के दौरान काला सागर से आल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले हुए प्रांतों की सीमाओं पर बार बार आक्रमण किए। तो जर्मन मूल की जनजातियां कौन कौन सी थी? ये अल्मनाई भी थी, फ्रैंक भी थी और गोथ, यानी उपरोक्त सभी जनजातियां थी जिन्होंने बार बार आक्रमण किए। उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप कौन थे? तो ये थे सेंट ऑगस्टिन। किस नगर की दीवार पर लगे मजाकिया विज्ञापन में कहा गया है कि दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भर भरा कर गिरी नहीं, तो ये किस शहर के बारे में कहा गया था? पोम्पोई। इस वर्ष पोम्पोई नगर ज्वालामुखी फटने से नष्ट हो गया था, तो ये 79 ईस्वी में नष्ट हो गया था। पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांव को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कैस्टेला। रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो समाज के बारे में जो कहा गया कि रोमन समाज में एकल परिवार का व्यापक रूप से प्रचलन था, बिल्कुल ठीक है। वयस्क पुत्र अपने पिता के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे, ये बिल्कुल ठीक है। दासों को परिवार में शामिल किया जाता था क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी, तो दासों को परिवार में शामिल किया जाता था, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। रोमन काल में वैवाहिक सरोकारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो रोमन गणतंत्र के परवर्ती काल जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी, बिल्कुल ठीक है। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पिता के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी तथा पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी, बिल्कुल ठीक है। रोमन महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। इस इतिहासकार ने कहा था कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है? तो ये कहा था जोसिफस ने। दूसरी शताब्दी ईस्वी का एडेसा अभिलेख, जिसमें राजा अबगर को पत्नी तथा परिवार के सदस्यों सहित दर्शाए जाने का उल्लेख मिलता है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सीरिया से। सोलिडस किस धातु का सिक्का था? तो सोलिडस हमने ऊपर भी बात की थी, किस धातु का था? सोने का बना हुआ एक सिक्का था। रोमन साम्राज्य के वैवाहिक सरोकारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो कुछ और बातें जो वैवाहिक सरोकार उनके बारे में लिखी गई है कि पुरुष है वो 2829 या 3032 की आयु में तथा लड़कियों की शादियां 16 से 18 या 22-23 वर्ष की आयु में की जाती थी। इससे पति व पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था, बिल्कुल सही है। विवाह आमतौर पर नियोजित होते थे तथा महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे, ये भी ठीक है। तलाक हेतु पति पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग की सूचना देना ही काफी था, यानी तलाक जो था वो आसान था, तो ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। रोमन काल में पिता के बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण संबंधी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए,
कभी कभी पिता का बच्चों पर दिल दहलाने वाली सीमा तक नियंत्रण होता था, बिल्कुल ठीक है। अवांछित बच्चों के मामलों में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का पिता को कानूनी अधिकार प्राप्त था, ये भी बिल्कुल ठीक है। कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सेंट ऑगस्टिन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सेंट ऑगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के कैथोलिक बिशप थे, बिल्कुल ठीक है। सेंट ऑगस्टिन ने लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित पिटाई होती रहती थी, बिल्कुल ठीक है। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नगर की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर के अभिरेखण से यहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान होने का प्रमाण देते हैं, तो ये देते हैं पोम्पोई नगर के। रोमन साम्राज्य में भाषा और उनसे संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यानी किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो वो देखिए, कॉप्टिक भाषा है वो मिस्र वाले एरिया में बोली जाती थी, बिल्कुल ठीक है। प्यूनिक और बर्बर जो भाषा समूह है वो उत्तरी अफ्रीका में बोला जाता था। केल्टिक भाषा समूह है वो स्पेन में। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। रोमन साम्राज्य में व्याप्त सांस्कृतिक विविधताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बिल्कुल ठीक है। भाषाई विविधता तथा सामाजिक संगठनों के विविध रूप, ये भी ठीक है। वेशभूषा की विविध शैलियां तथा भोजन की विविधता, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषाई समूह था? तो निकटवर्ती पूर्व का भाषाई समूह कौन सा था? अरामाइक। रोमन साम्राज्य की भाषाई संस्कृतियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बहुत सी भाषाई संस्कृतियां मौखिक थी तथा उनके लिए एक लिपि का आविष्कार न होने तक वह अपने मौखिक स्वरूप में ही रही, बिल्कुल ठीक है। आर्मीनियाई भाषा का लेखन 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक है। लातिनी भाषा के प्रसार ने पहले से व्यापक रूप से प्रसारित भाषाओं जैसे केल्टिक भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया, तो ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। रोमन साम्राज्य की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के स्रोतों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यानी आर्थिक स्थिति जो रोमन साम्राज्य की थी उसके संबंध में कुछ विकल्प दिए गए हैं। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून तेल फैक्ट्रियों का अधिक संख्या में होना, यानी इनकी फैक्ट्रियां बहुत अधिक संख्या में थी, बिल्कुल ठीक है। मुख्य व्यापारिक मध्य जैसे गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून के तेल के लिए स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र आदि स्थानों पर सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी, ये भी ठीक है। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140-160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ धुलाई के लिए प्रयुक्त मटके अथवा कंटेनरों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ड्रेसल 20 के नाम से। रोमन साम्राज्य के स्थल से 5 करोड़ से अधिक मटके कंटेनर एम्फोरा के अवशेष पाए गए हैं, तो ये कहां से मिले थे? मोंटी टेस्टेक्यू से। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कैंपेनिया सिसिली, ये इटली के शहर है। फ्यूम और गैलीली ये मिस्र के हैं। बाइजेकियम ये ट्यूनीशिया के हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रदेश बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब के लिए प्रसिद्ध था? तो अंगूरी शराब के लिए प्रसिद्ध था कैंपेनिया। कौन सा क्षेत्र रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करता था? तो गेहूं का निर्यात सिसिली और बाइजेकियम दोनों करते थे, यानी दोनों इसका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? बाइटिका ये दक्षिणी स्पेन, नुमीडिया ये आधुनिक अल्जीरिया का हिस्सा था, गैलीलिया नार्बोनेसिस ये दक्षिणी गोल का, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इस देश के लिए गोल शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो गोल प्रयोग किया जाता फ्रांस के लिए। चरवाहे तथा अर्ध यायावर ऋतु प्रवास के दौरान अवन आकार की झोंपड़ियां उठाए इधर उधर घूमते रहते थे, तो जो अवन आकार की झोंपड़ियां थी इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था मेपालिया। उत्तरी अफ्रीका के पर्वतों में कमी के बाद 5वीं-6वीं शताब्दी में कौन सा क्षेत्र अंगूरी शराब तथा जैतून तेल का प्रमुख निर्यातक बन गया था? ये बन गए थे एगियन, दक्षिणी एशिया, माइनरीन, तुर्की वाले एरिया और सीरिया, ये सारे बन गए थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ड्रेसल 20 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है जिसने इस किस्म के कंटेनर का रूप निश्चित किया था, तो बिल्कुल ठीक है। स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल को ले जाने हेतु प्रयुक्त कंटेनर ड्रेसल 20 कहलाते थे, बिल्कुल ठीक है। ड्रेसल 20 कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक
खुद खनिज स्थलों पर पाए गए हैं, जिसे स्पेन के जैतून तेल के व्यापक प्रसार के संकेत मिलते हैं। तो ये भी ठीक है, इन उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा रोमन क्षेत्र गहन खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था गैलीली। स्पेन के दक्षिण में गुआडलक्वीर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से आता था, तो क्या आता था इनसे? जैतून तेल। कौन सा क्षेत्र अपने देहाती क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध था? तो ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध था नुमीडिया। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार जो वार्षिक आवागमन कहला होता था, वो क्या कहलाता था? ऋतु प्रवास। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।